नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं मानव आकारिकी। यानी इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम, जिसे हम कहते हैं अंग तंत्र। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, अंतःस्रावी तंत्र होता है, स्केलेटन सिस्टम जिसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। बहुत सारे अंग तंत्र है, इनके बारे में हम देखेंगे जनरल कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं। जिसमें सबसे पहला हम अंग तंत्र जो ऑर्गन सिस्टम लेंगे वो लेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। तो देखिए दोस्तों, पहला टॉपिक आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम। अपना टॉपिक क्या है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जिसे हम कहते हैं अंग तंत्र। अंग तंत्र। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला ऑर्गन सिस्टम जो अंग तंत्र है वो हम क्या लेंगे? तो वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जिसे हम कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। ब्लड का अपने शरीर में क्या रोल है, कैसे अपने शरीर में रक्त प्रवाहित होता है, ब्लड फ्लो होता है, इन सब की डिटेल स्टडी हम रक्त परिसंचरण तंत्र में पढ़ेंगे। तो अपने पास में सबसे पहला क्वेश्चन आया है, रक्त परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या? तो देखो, ये इतना सा वर्ड आता है ना दोस्तों, तो इससे तीन क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो उस साइंटिस्ट का नाम है विलियम हार्वे। पहला क्वेश्चन क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो उसका आंसर है विलियम हार्वे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन बनता है, रक्त परिसंचरण तंत्र है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, उसकी स्टडी क्या कहलाती है? अध्ययन मतलब स्टडी, तो उसे हम बोलते हैं एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी। रक्त परिसंचरण तंत्र है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसकी खोज किसने की, उसके बारे में सबसे पहले हमको किसने बताया? तो उस साइंटिस्ट का नाम है विलियम हार्वे। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसका आंसर होता है एंजियोलॉजी। क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। कुछ बच्चों के दिमाग में हीमेटोलॉजी आ रहा होगा, हीमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है, जबकि पूरे रक्त परिसंचरण तंत्र में का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपने इसमें जो क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है दोस्तों? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है, रक्त परिसंचरण में लगा समय कितना होता है? तो उसका आंसर होता है लगभग 23 सेकेंड। क्या क्वेश्चन है? अपने शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है एक जगह से दूसरे जगह तक, तो कितना समय लगता है? तो उसका आंसर होता है 23 सेकेंड। ये क्या कहानी है, क्या इसकी एग्जैक्ट पीछे की कहानी है, वो अपने जब हार्ट पढ़ेंगे ना, हृदय पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी आपको तीन बातें ध्यान में रखनी है। अपना कौन सा अंग तंत्र पढ़ रहे हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी रक्त जो है वो अपने शरीर में कैसे प्रवाहित हो रहा है उसके बारे में अपने देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। और रक्त परिसंचरण तंत्र में लगा समय कितना है? रक्त परिसंचरण में लगा समय कितना है? तो उसका आंसर होता है 23 सेकेंड, 23 सेकेंड। तीन क्वेश्चन समझ में आए। अब देखो दोस्तों, हम पढ़ेंगे क्या इसमें? एक्चुअल में हम पढ़ेंगे क्या?
अपना टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं इसको BCS कर देता हूं एक बार शॉर्ट में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम BCS। ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड क्या होता है, क्या क्या इसको कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद में हम रक्त वाहिनियां पढ़ेंगे, जिसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, ब्लड वेसल्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपने पढ़ेंगे हृदय के बारे में, हृदय जिसे हम हार्ट कहते हैं, और इसी में एक चीज की और स्टडी करेंगे जिसे हम बोलते हैं रक्तदाब, या इसी को बोलते हैं रक्तचाप। इसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, रक्तदाब या रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, उसमें अपने रक्त पढ़ेंगे, रक्त वाहिनियां पढ़ेंगे, हृदय पढ़ेंगे और रक्तदाब पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, ब्लड, ब्लड वेसल्स, हार्ट और ब्लड प्रेशर की स्टडी हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने लेते हैं ब्लड। सबसे पहले क्या लेते हैं दोस्तों, ब्लड लेते हैं। सबसे पहला है अपना रक्त, रक्त। यहां तक कहानी समझ में आई क्या दोस्तों? हम पढ़ने जा रहे हैं अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम, जिसमें सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं। 3 क्वेश्चन बने, खोज विलियम हार्वे, अध्ययन एंजियोलॉजी, और रक्त परिसंचरण में लगा समय कितना है, 23 सेकेंड। ये क्या है 23 सेकेंड? ये जब हार्ट आएगा तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में रक्त परिसंचरण तंत्र को अपने ने भागों में बांट दिया, बहुत सारे भागों में, पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिसमें सबसे पहले उसका रक्त परिसंचरण तंत्र का जो पार्ट है वो पढ़ते हैं ब्लड, रक्त। अब रक्त से कैसे क्वेश्चन आते हैं, रक्त क्या है, अच्छा खासा टॉपिक है और अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, तो अच्छे से पढ़ते हैं इसको। सबसे पहली बात यही कि जो रक्त है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं। देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को हम बोलते हैं एंजियोलॉजी, लेकिन रक्त के अध्ययन को हम बोलते हैं हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं, जबकि रक्त के अध्ययन को बोलते हैं हिमेटोलॉजी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। ये क्या चीज है देखते हैं। क्या बात बताई मैंने? ब्लड की डेफिनेशन आपसे पूछ ले तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। यह एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी उत्तक है। जो अपना ब्लड है ना, वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है, यानी शरीर के हर अंग को एक दूसरे से जोड़ने का क्या करता है, काम करता है। देखो इसका मतलब समझो, फ्लूइड मतलब ये तरल होता है, तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है ये, और कनेक्टिव टिश्यू मतलब अपनी एड़ी से लेके अपने सर तक रक्त क्या है, प्रवाहित होता है, और शरीर के हर अंग को एक दूसरे से जोड़ता है। रक्त जोड़ता है ना, रक्त अपने ब्रेन में भी है, रक्त अपने यहाँ जबड़े में भी है, रक्त अपने गले में भी है, हार्ट में भी है, फेफड़ों में भी है, सब है, तो अंगों को जोड़ रहा है, ठीक है। वो उत्तक जो एक दूसरे को जोड़ते हैं उन्हें संयोजी उत्तक बोलते हैं। उत्तक पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो रक्त कैसा, एक तरल संयोजी उत्तक है, ये डेफिनेशन आती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि रक्त की मात्रा, ब्लड है, वो एक स्वस्थ मनुष्य में कितना होता है? तो उसका आंसर होता है, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा जो होती है
वो होती है 5 से 6 लीटर। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है, जो कि शरीर के भार की कितनी होती है? 7% होती है। क्वेश्चन आता है, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा उसके शरीर के भार की कितने प्रतिशत होती है? तो उस समय आंसर देना होता है, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा उसके शरीर की भार की 7% होती है। कैसे? कैसे 7%? भाई एक स्वस्थ मनुष्य है, उसका अपने वजन मानते हैं 70 से 80 किलो। मान लो 80 किलो का व्यक्ति है, तो उसका 1% कितना हो गया? 8। और उसका लगभग, है ना भाई, 1% कितना हो गया? 8। तो उसका 7% कितना हो गया? सॉरी, उसका 10% कितना हो गया? 8 हो गया। तो उसका 7% कितना हो जाएगा? लगभग 5 से 7 के बीच में आएगा। तो अपने क्या कह सकते हैं कि शरीर के भार का कितना होता है? ये कितना होता है? लगभग 7% होता है। तो ये पॉइंट लिखना है अपने को। आप कैलकुलेट कर सकते हो, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का भार लगभग 70 से 80 किलो होता है। ज्यादा भारी होगा तो इसका मतलब उसमें ओबेसिटी है, मोटापा है ना। तो जितना भार है उसका आप 7% निकाल लो, वो इसी रेंज में आता है, 5 से 6 लीटर की रेंज में आता है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि रक्त का जो भार है, रक्त का भार शरीर के भार का 7% होता है। रक्त का भार शरीर के भार का कितना होता है? 7% होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त का, शरीर में रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है, जो शरीर के भार का कितना होता है? 7% होता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि महिलाओं में जो रक्त होता है वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा होता है या कम होता है? तो उसका आंसर होता है, महिलाओं में रक्त पुरुषों की तुलना में कम होता है। कितना कम होता है? तो लगभग आधा लीटर कम पाया जाता है। क्यों कम पाया जाता है? क्योंकि महिलाओं के जो शरीर का भार होता है वो पुरुषों की तुलना में, एक स्वस्थ महिला के शरीर का भार पुरुषों की तुलना में कम होगा, तो रक्त भी क्या होगा? कम होगा, है ना। तो क्या क्वेश्चन बनता है? महिलाओं में रक्त का भार पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त का भार पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम पाया जाता है। महिलाओं में रक्त का भार पुरुषों की तुलना में लगभग आधा लीटर क्या होता है? कम पाया जाता है। यहां तक पॉइंट समझ में आए क्या? क्या क्या बातें? देखिए दोस्तों, एक बार छोटा सा रिवीजन लेते हैं। रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का काम करता है। एक स्वस्थ मनुष्य में जो रक्त होता है वो 5 से 6 लीटर होता है, जो उसके शरीर के भार का कितना होता है? 7% होता है। ठीक है, तो उसके शरीर के भार का कितना होता है? 7% होता है। और महिलाओं में रक्त का भार पुरुषों की तुलना में लगभग आधा लीटर क्या होता है? कम होता है। इसको आप नोट कीजिए आराम से, फिर हम आगे चलते हैं। यहां तक कहानी समझ में आई? आगे चलें तो देखिए दोस्तों, और क्या अच्छे पॉइंट बन सकते हैं ब्लड से रिलेटेड। देखो, फिर क्वेश्चन आता है कि जो रक्त का निर्माण है वो कहां पे होता है? तो उसका आंसर होता है अस्थि मज्जा में। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, रक्त का निर्माण कहां है? अस्थि मज्जा में, जिसे हम बोलते हैं बोन मेरो। रक्त का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो में होता है। अपने शरीर में हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर ये भाग होता है बोन मेरो, अस्थि मज्जा। बोन का मतलब हड्डियां, मेरो का मतलब होल होता है। तो हड्डियों के अंदर एक खोखला भाग है जो ऊतकों से बना हुआ है, उनको हमने क्या बोल दिया? बोन मेरो। यानी बोन मेरो सरल भाषा में देखा जाए तो है क्या? हड्डियों में उपस्थित ऊतकों का क्या है? एक समूह है।
हड्डियों में उपस्थित ऊतकों का एक समूह है। इसमें क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है, ब्लड की फॉर्मेशन होती है। फिर क्वेश्चन आता है कि जो रक्त है, रक्त की मृत्यु कहाँ पे होती है, यानी इसका डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है, तो उसका आंसर होता है स्प्लीन में। कहाँ पे होता है, स्प्लीन में। इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं। रक्त की जो मृत्यु है वो कहाँ पे होती है, स्प्लीन में। इसे ही हम प्लीहा बोलते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, तिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो इसमें रक्त की मृत्यु होती है, इसीलिए इस स्प्लीन को रक्त का क्या कहा जाता है, रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। इसे ही हम ग्रेवयार्ड ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड कहते हैं। किसे रक्त का कब्रगाह कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या होता है, स्प्लीन। प्लीहा को रक्त का कब्रगाह कहा जाता है, इसे रक्त का कब्रगाह ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड कहते हैं। तो क्या बात बताई मैंने दोस्तों, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में, हड्डियों में उपस्थित ऊतकों का एक प्रकार का समूह, हड्डियों में उपस्थित एक खोखला भाग है। रक्त की मृत्यु कहाँ होती है, स्प्लीन में, प्लीहा में, तिल्ली में, है ना। इसे ही रक्त का क्या कहते हैं, कब्रगाह कहते हैं। बोन मेरो कहाँ है, हड्डियों में, और स्प्लीन, प्लीहा क्या है, अपने शरीर के अंदर एक अंग होता है। इसमें क्या होता है, जो मृत आरबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, वो क्या होती हैं, इकट्ठी होती है, इसलिए इसे रक्त का क्या बोलते हैं, कब्रगाह भी कहते हैं। यहां तक कहानी समझ में आई। आई थिंक आपने साथ साथ में नोट भी कर लिया होगा। आगे चले, आगे चलते हैं। फिर बात आती है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, मेटल कौन सी है, तो उसका आंसर होता है लोहा। उसका आंसर क्या होता है, लोहा, जिसे हम कहते हैं आयरन। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आई थिंक आप सबको पता भी होगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा, आयरन। लेकिन अब ये क्वेश्चन इतना आसान से नहीं आता है। क्वेश्चन आता है रक्त में लोह धातु पाई जाती है, तो बताइए रक्त में पाई जाने वाली जो लोह धातु है वो रक्त में किस अवस्था में पाई जाती है। क्या पूछा है, ये जो लोह धातु है ना, ये किस अवस्था में, ये किस अवस्था, किस स्टेट में पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, किस स्टेट में, किस अवस्था में। और आपको है ना 4 ऑप्शन दे देंगे, Fe, बी दे देगा Fe+2, सी दे देगा Fe+3 और डी दे देगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो उसका आंसर क्या होता है, उसका आंसर होता है Fe+2। जो लोह धातु है वो अपने रक्त में पाई जाती है और किस अवस्था में पाई जाती है, Fe+2। इसे Fe+2 को बोलते हैं फेरस। तो किस अवस्था में पाई जाती है, फेरस स्टेट में पाई जाती है, फेरस अवस्था में पाई जाती है। किस स्टेट में पाई जाती है, फेरस अवस्था में पाई जाती है। जबकि Fe+3 होता है ना, इसे हम बोलते हैं फेरिक। इसे क्या बोला जाता है, फेरिक कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, फेरिक कहा जाता है। कहानी समझ में आई। रक्त में पाई जाने वाली धातु मेटल कौन सी है, लोहा, आयरन। किस अवस्था में पाई जाती है, Fe+2 स्टेट में पाई जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, फेरस स्टेट बोलते हैं। Fe+2 को फेरस कहा जाता है। तो क्वेश्चन कर दोगे अच्छे से, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं देंगे कि कौन सी धातु पाई जाती है, सबको पता होता है लोह धातु पाई जाती है, पूछते हैं किस अवस्था में पाई जाती है। यहां तक कहानी समझ में आई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलें तो एक क्वेश्चन बनता है कि जब हम रक्तदान करते हैं, रक्तदान जैसे अगर हम ब्लड को डोनेट करेंगे तो रक्तदान के समय कितना रक्त निकाला जाता है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 350 ml। यानी रक्तदान के समय कितना रक्त निकाला जाता है, 1 यूनिट रक्त निकाला जाता है। और 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 350 ml, है ना। ब्लड आप डोनेट करते हो तो कितना यूनिट ब्लड, 350 ml। अच्छा, रक्त को हम, एक क्वेश्चन आता है, रक्त को हम लेबोरेटरी जिसे हम बोलते हैं प्रयोगशाला, रक्त को हम लेबोरेटरी प्रयोगशाला में
प्रयोगशाला में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर क्या रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, रक्त को हम भाई ब्लड डोनेट कर दिया, तो उस समय जो ब्लड है उसको हम लैब में सुरक्षित रखते हैं, तो पूछते हैं किस ताप पर सुरक्षित रखा जाता है, तो उस टेम्परेचर की वैल्यू होती है 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो रक्त को हम लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि आप इसको सुरक्षित तो रखते हो पर इसमें मिलाते क्या हो, तो रक्त में सोडियम डेक्सट्रेट रक्त में सोडियम डेक्सट्रेट कोमा या ईडीटीए की फुल फॉर्म क्या होती है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, है ना। ईडीटीए याद रखो आप, ईडीटीए मिलाया जाता है। देखो रक्तदान करते हैं तो 1 यूनिट ब्लड निकाला जाता है, 1 यूनिट ब्लड का मतलब क्या हो गया, 350 ml। फिर रक्त को हम लैब में सुरक्षित रखते हैं किस ताप पर, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसका आंसर होता है ईडीटीए या सोडियम डेक्सट्रेट मिलाया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, 2 याद रखो अपना काम निकल जाता है। यहां तक कहानी समझ में आई रक्त के बारे में, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। क्या बिंदु थे, है ना। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, कहाँ निर्माण होता है, मृत्यु कहाँ पे होती है, रक्त है क्या, शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है, एसेट्रा एसेट्रा, है ना। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों। अब देखो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे थे रक्त से रिलेटेड, और भी बातें हैं, धीरे धीरे जब हम ब्लड पढ़ेंगे तो आ जाएगी, सारे नोट हो जाएंगे पॉइंट जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं ब्लड की, बात करते हैं रक्त की। तो ब्लड को क्या है, हम 2 भागों में बांटते हैं। रक्त को कितने भागों में मैं बांट रहा हूं, 2 भागों में बांट रहा हूं। एक होता है रक्त प्लाज्मा जिसे हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, और एक होता है जिसे हम बोलते हैं रक्त रुधिराणु, जिसे हम ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है रक्त का जो तरल भाग है, लिक्विड पार्ट है, वो क्या है, रक्त प्लाज्मा। ये रक्त का क्या है, तरल भाग है, यानी ये रक्त का क्या है, लिक्विड पार्ट है ना। और रक्त का जो ठोस भाग है या कणीय भाग है वो क्या है, ये रक्त रुधिराणु। देखा जाए तो ये क्या है, रक्त का ठोस भाग है, एक प्रकार का सॉलिड पार्ट है, यानी ये कणीय पार्ट है। तो क्वेश्चन है रक्त में जो रक्त प्लाज्मा है यानी रक्त का जो तरल भाग है वो कितने प्रतिशत होता है, तो उसका आंसर होता है 55%। फिर बात आती है रक्त में जो रक्त रुधिराणु है वो रक्त का कितना प्रतिशत होता है, तो उसका आंसर होता है 45%। कितना प्रतिशत होता है, 45%। और जो रक्त रुधिराणु है इसको भी क्या है, हम आगे डिवाइड करते हैं, किस किस में डिवाइड करते हैं। एक होता है आरबीसी, है ना, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स।
ठीक है भाई, रक्त है उसको दो भागों में बांट दिया, एक तो रक्त का तरल भाग है उसको बोल दिया रक्त प्लाज्मा, कितना प्रतिशत है 55%। एक हो गया रक्त रुधिराणु जिसे हम ब्लड कोर्पसल बोलते हैं, वो रक्त का मान लो रक्त टोटल 100% है, इस 100% का कितना प्रतिशत है 45%। और रक्त रुधिराणु को भी तीन भागों में बांटा, एक आरबीसी हो गया, एक डब्ल्यूबीसी हो गया, एक प्लेटलेट्स हो गया। अब देखो यहां पर भी एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि जो रक्त रुधिराणु है ना, उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स इस रक्त रुधिराणु का कितना प्रतिशत होता है, तो उसका आंसर होता है ये होता है 99%, ये होता है 0.2% और ये होता है 0.8%। यानी रक्त रुधिराणु का इस 45 का 99% क्या होता है आरबीसी, इस 45 का 0.2% क्या होता है डब्ल्यूबीसी और इस 45 का 0.8% क्या होती है प्लेटलेट्स होता है। यहां तक कहानी समझ में आई। अब कुछ और बातें भी बताता हूं, इसको आप नोट कीजिए। आई थिंक नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं हो पाया है तो वीडियो पॉज करके आराम से नोट करना, ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो रक्त का कणीय भाग है यानी जो रक्त रुधिराणु है ना, इससे देखो रिलेटेड कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। रक्त रुधिराणु है वो रक्त का पूरे संपूर्ण रक्त का कितना प्रतिशत है 45% है, जिसको अपने ने तीन भागों में बांटा, एक है आरबीसी और एक है आपके डब्ल्यूबीसी और एक है आपके प्लेटलेट्स है ना। फिर मैंने बताया ये जो आरबीसी है वो रक्त रुधिराणु इस 45 का कितना प्रतिशत भाग है, तो उसका आंसर होता है 99%। ये कितना है 0.2%, ये कितना है 0.8%। यहां तक कहानी समझ में आई। अब देखो कुछ अच्छे क्वेश्चन और बनते हैं। ये जो आरबीसी है ना, इसका एक साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, जिसे हम लाल रक्त रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं, या इसे आप चाहो तो लाल रक्त रुधिराणु कह दो या इसे लाल रक्त कणिकाएं कह दो, एक ही बात है। लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त रुधिराणु या लाल रक्त कणिकाएं, एक ही बात है। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल, जिसे हम बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। और जो प्लेटलेट्स है उसे हम रक्त बिंबाणु भी कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं रक्त बिंबाणु। ठीक है, प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स भी कह देते हैं, प्लेटलेट्स भी कह देते हैं और इसे रक्त बिंबाणु भी कह देते हैं। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन बताता हूं। अच्छा क्वेश्चन क्या है, ये जो आरबीसी है ना, इसका एक वैज्ञानिक नाम होता है। इसका वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम क्या है, तो उसे बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, उसे हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। ठीक है, और ये जो डब्ल्यूबीसी है ना, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है ना, इसका जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, उसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। उसे हम क्या बोलते हैं ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट। ठीक है, और ये जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स, इनके जो वैज्ञानिक नाम है, प्लेटलेट्स जो है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, वो है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट क्या है, थ्रोम्बोसाइट। बात समझ में आई दोस्तों। मैंने आपको क्या बताया, रक्त रुधिराणु है उसको तीन भागों में बांटा। छोटा सा रिवीजन करते हैं, आप साथ साथ में उतारते भी जाओ। रक्त रुधिराणु है उसको तीन भागों में बांटा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। ठीक है,
आरबीसी रक्त रुधिराणु का कितना प्रतिशत होता है? 99%। डब्ल्यूबीसी कितना होता है? 0.2%। प्लेटलेट्स कितना होता है? 0.8%। आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कोप्सल्स भी कह देते हैं इनको। ये है व्हाइट ब्लड सेल्स या इन्हें व्हाइट ब्लड कोप्सल्स भी बोल दो। व्हाइट ब्लड कोप्सल्स, रेड ब्लड कोप्सल्स भी कह देते हैं, ठीक है, कोप्सल्स भी कह देते हैं। प्लेटलेट्स जिन्हें हम रक्त बिंबाणु भी कह देते हैं। तो लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं या लाल रक्त रुधिराणु हैं, कणिकाएं हैं, उनका वैज्ञानिक नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो होता है ना दोस्तों, इरिथ्रो। इरिथ्रो का मतलब होता है लाल और साइट का मतलब होता है कणिकाएं, कोशिकाएं। ये जो ल्यूको है ना, ल्यूको का मतलब होता है सफेद और साइट का मतलब क्या हो गया? कणिकाएं, कोशिकाएं। यानी सफेद कणिकाएं, कोशिकाएं क्या है? व्हाइट ब्लड सेल है। और ये जो थ्रोम्बो है ना, थ्रोम्बो का मतलब होता है रक्त का थक्का, थक्का बनना। साइट मतलब प्लेटलेट्स का काम क्या है? रक्त का थक्का बनाने में क्या करती है? सहायता करती है। तो इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स है। यहां तक कहानी समझ में आई। अब देखो ये जो चीजें देखते हैं ना दोस्तों, तो अपने को एक बात समझ में आती है कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा जो कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाएं हैं या रक्त रुधिराणु हैं या रक्त कणिकाएं हैं, वो कौन सी पाई जाती है? आरबीसी पाई जाती है। और सबसे कम कौन सी पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स हैं वो आरबीसी से तो कम, पर डब्ल्यूबीसी से क्या है? ज्यादा है। तो यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है, इसको नोट नहीं किया तो 2 मिनट नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहां पर एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? देखते हैं। क्वेश्चन है कि मैं यहां पे देखो ऐसे लिखता हूं, आरबीसी इज ग्रेटर देन प्लेटलेट्स इज ग्रेटर देन डब्ल्यूबीसी। ये क्या चीज है? ये है संख्या, संख्या के आधार पर क्रम, है ना। संख्या बोले तो ऑर्डर संख्या के आधार पर क्रम, ऑर्डर ऑन द बेस ऑफ, ऑर्डर ऑन द बेस ऑफ नंबर। यानी संख्या में सबसे अधिक होती है डब्ल्यूबीसी, सबसे कम, सबसे अधिक होती है आरबीसी और सबसे कम होती है डब्ल्यूबीसी। पहला क्वेश्चन ये, आपको संख्या के आधार पर क्रम पूछ लेंगे, सबसे ज्यादा कौन सी है, सबसे कम कौन सी है, तो ये ऑर्डर होता है। सबसे ज्यादा आपके हो गए डब्ल्यूबीसी, उसके बाद में नंबर आता है प्लेटलेट्स का, और सबसे कम कौन सा है? डब्ल्यूबीसी। सबसे ज्यादा आरबीसी और सबसे कम डब्ल्यूबीसी। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है साइज। संख्या में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी होती है, लेकिन साइज की बात करें, आकार की बात करें। अच्छा एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये और आ रहा होगा, संख्या में कितनी? ये जो होती है ना आरबीसी, ये होती है 4 से 5 लाख, 5 लाख प्रति 100 ml रक्त। यानी 100 ml रक्त पर 100 ml ब्लड में कितनी होती है? ये 4 से 5 लाख होती है। प्लेटलेट्स होती है ना, प्लेटलेट्स, पहले डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी होती है लगभग 6000 से 10,000, है ना, प्रति 100 ml रक्त में। जबकि प्लेटलेट्स होती है वो इससे तो कम होती है, इससे ज्यादा होती है, लगभग आपके 1.5 से 3 लाख होती है। आरबीसी लगभग 4 से 5 लाख प्रति 100 ml ब्लड, ये 1.5 से 3 लाख, और ये 6000 से 10,000 डब्ल्यूबीसी होती है। ये संख्या के आधार पर है। अब बात आती है आकार के आधार पर क्रम। आकार के आधार पर क्रम देखें तो सबसे बड़ी जो साइज में होती है ना, वो होती है डब्ल्यूबीसी, और सबसे छोटी होती है ना, वो होती है आरबीसी। और प्लेटलेट्स जो होती है वो आरबीसी से तो बड़ी होती है, पर डब्ल्यूबीसी से छोटी होती है। तो ये हो गया आकार के आधार पर क्रम हो गया।
है ना, ऑर्डर ऑन द बेस ऑफ, ऑर्डर ऑन द बेस ऑफ साइज, आकार के आधार पर क्रम। ये कहानी समझ में आई क्या दोस्तों? आकार के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ी WBC है, सबसे छोटी RBC है, लेकिन संख्या के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ी RBC और सबसे छोटी WBC है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, ये 4 से 5 लाख है, ये 1.5 से 3 लाख, कहीं 4 लाख भी लिखा होता है, 2 से 4 लाख, है ना, तो वो वेरी करता रहता है पर्सन टू पर्सन, और इसकी कमी होती है, प्लेटलेट्स की कमी होती है, तभी अपने को क्या होता है, डेंगू फीवर होता है, डेंगू ज्वर होता है ना। प्लेटलेट्स पढ़ेंगे तो हम अच्छे से इसको देखेंगे। एक क्वेश्चन आता है, ये अपने शरीर में जो रक्त रुधिराणु है उसको मापने का एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस का नाम क्या है, उस यंत्र का नाम क्या है? तो उसका आंसर होता है, उसे हम बोलते हैं हेमोसाइटोमीटर कहा जाता है, हेमोसाइटोमीटर कहा जाता है, हेमोसाइटोमीटर कहते हैं उसे, है ना, हेमोसाइटोमीटर या हेमोसाइटोमीटर बोल दो इसे। ये क्या करता है, मानव के शरीर में जो रक्त होता है, शरीर में उपस्थित रक्त में ये क्या करता है, RBC, है ना, WBC, आपके प्लेटलेट्स हैं, LETS, प्लेटलेट्स की क्या करता है, संख्या बताता है, ये संख्या बताता है। और एक जांच भी होती है, उस जांच का नाम होता है CBC जांच होती है ना दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट, है ना। उसमें अपने मान लो कहीं बुखार आ जाता है, तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है, तो डॉक्टर सबसे पहले जांच लिखता है कि यार कहीं इसको डेंगू तो नहीं हो गया, मलेरिया तो नहीं हो गया, एक बार CBC करवा लो, उसे पता चल जाता है कि RBC कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो गई। अगर RBC कम हो गई है तो उसको शक होता है कि कहीं मलेरिया तो नहीं हो गई है। प्लेटलेट्स कम हो जाता है तो उसको शक होता है कि इसको कहीं डेंगू तो नहीं हो गया है, और WBC कम हो जाती है तो उसको शक होता है कहीं टाइफाइड तो नहीं हो गया है, या हो सकता है उसे एड्स भी हो गया, क्योंकि एड्स होती है वो, एड्स में क्या होता है, अपने शरीर में WBC क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। कौन सी WBC? लिम्फोसाइट। कौन सी लिम्फोसाइट? T लिम्फोसाइट, है ना। ये बातें हैं, जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो और इनको अच्छे से पढ़ेंगे। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको लेक्चर आज का? आज हमने रक्त से संबंधित कुछ बेसिक बातें देखी, हमने देखा रक्त से संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन कल भी करेंगे। रक्त को अपने ने 2 भागों में बांटा, एक आपके उसका तरल भाग हो गया ब्लड प्लाज्मा, एक हो गया उसका ठोस भाग RBC WBC प्लेटलेट्स। कितने प्रतिशत होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सब अपने ने देखे। तो अपना जो कल का टॉपिक रहेगा, सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लड प्लाज्मा। कौन सा रहेगा? ब्लड प्लाज्मा, जिसे हम बोलते हैं रक्त प्लाज्मा। तो क्वेश्चन बनता है कितने प्रतिशत होता है रक्त का, उसका आंसर होता है कितने प्रतिशत होता है, 55% होता है। कितने प्रतिशत होता है? 55% होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो अगला पार्ट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, उसमें हम पढ़ेंगे ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा क्या है, रक्त प्लाज्मा का अपने शरीर के लिए क्या काम है, क्या करता है, ये किन किन से मिलकर बना हुआ है, ये प्रोटीन होती है तो इसमें कौन सी प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाती है, कौन सी प्रोटीन है जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम करती है। ठीक है, तो ये सारी बातें अपने ब्लड प्लाज्मा से रिलेटेड देखेंगे, क्या फंक्शन है इसका अपने लिए, वो सब अपने अच्छे से इसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।